फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट देखो, वैसे तो लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ये भी फाउंडेशन ऑब्जेक्ट ही है ना। पर कुछ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, छोड़ो। कुछ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट एक दूसरी कमांड से भी होते हैं, जो लोकेशन, लोकेशन ग्रुप, जियो जोन, ये भी फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक अलग विंडो ओपन करता हूँ। नहीं सॉरी, मैनेज और पे, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये नाम ध्यान देना, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर, और यहाँ ना जो भी ये होते हैं एलिमेंट्स, HRIS एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ जो एलिमेंट्स है ना वो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट एंड जॉब स्ट्रक्चर। देखो ये पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और जॉब स्ट्रक्चर, वर्क फ्लो, ये सब जॉब स्ट्रक्चर में काउंट होता है। ओके, हम यहाँ पे ये एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे, कोई भी, जैसे लोकेशन ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम, वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पर अगर हमें लोकेशन ग्रुप में एक फील्ड ऐड करना है तो वो कहाँ करेंगे, वो हम करते हैं XML में, ठीक है। जैसे कि मैनेज डेटा में ये लीगल एंटिटी, अगर फील्ड ऐड करना है तो कहाँ जाते थे हम, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में। वैसे ही मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर में जितने भी HRIS एलिमेंट्स हैं उनका, अगर हमको कुछ भी एडिट करना है, लेबल चेंज करना है, फील्ड ऐड करना है, बिजनेस रूल लगाना है, वर्क फ्लो लगाना है, तो XML के थ्रू लगता है, ठीक है। पहले हम लोकेशन ग्रुप क्रिएट करते हैं। और व्हाट इज लोकेशन ग्रुप, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बट फिर से रिवाइज कर रहे हैं। लोकेशन, लोकेशन ग्रुप, लोकेशन ग्रुप फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, FO मींस फाउंडेशन ऑब्जेक्ट दैट बंडल मल्टीपल लोकेशंस, ये बंडल करता है मल्टीपल लोकेशंस। सिंपली लोकेशन ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ लोकेशंस, नॉट अ फिजिकल साइट बट अ लॉजिकल ग्रुपिंग, ठीक है। फिजिकल साइट नहीं होता बट एक लॉजिकल ग्रुपिंग होता है, ठीक है। फिजिकल साइट और लॉजिकल ग्रुपिंग का मतलब है कि ये कुछ ऐसे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, पर मल्टीपल लोकेशन से एक ग्रुप क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं बना लेता हूँ NORTH_ZONE 5 नॉर्थ जोन 5, ठीक है, NORTH_ZONE नॉर्थ जोन। तो हमारी कंपनी, मतलब जो भी XYZ कंपनी रहेगी, उसके नॉर्थ जोन में जितने ऑफिस होंगे ना, उनको हम इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस एक्टिव रहेगा, NORTH। इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन, और डेफिनेशन भी क्यों, मैं भी वो भी बताता हूँ, ठीक है। याद रखना नॉर्थ जोन 5 बनाया हमने, कोई भी एक कहीं भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इसका भी आगे काम पड़ेगा। दूसरे बनाते हैं जियो जोन, ठीक है। व्हाट इज जियो जोन, जियो जोन इज अ फाउंडेशन ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग ऑफ लोकेशन, ठीक है। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इन दोनों की, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों में हमें अंतर जानना इसलिए ज़रूरी है। लोकेशन इज ऑल्सो group of location and geozone is also group of location. What is the different, ये एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम एरिया वाइज क्रिएट करते हैं, ये हम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एरिया पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे जियो जोन ऐड करते हैं, ठीक है। सपोज आपका एक राजस्थान है, एक दिल्ली है, तो दिल्ली का कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, ठीक है। सो हमारे पास जो ऐसे सिटी होंगे जैसे नोएडा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, और भी कुछ सिटी हो सकते हैं जिनका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो हम उनको एक स्पेशल जोन में रख सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं मेट्रो सिटी, या फिर XYZ कुछ ही बोल सकते हैं, राइट। और बाकी जो अदर सिटीज़ होंगे,
टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ होते हैं, तो हम उस हिसाब से सिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जियो जोन क्रिएट कर सकते हैं, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम उनका सैलरी, बेसिक सैलरी डिफाइन कर सकते हैं कि टीयर 1 सिटी में कितनी होगी, टीयर 2 में, टीयर 3 में कितनी रहेगी, ठीक है। सो मैं क्रिएट करता हूँ METRO मेट्रो इंडस्ट्रियल CITO सिटी 5 METRO CITO सिटी। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं रखते, ठीक है। जियो जोन में और लोकेशन में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा होता है, एडजस्टमेंट परसेंटेज। एडजस्टमेंट परसेंटेज डिफाइन करता है कि अगर राजस्थान में किसी बंदे की सैलरी 100 है, तो हम दिल्ली में वो सेम सेम पोजीशन पे सैलरी कितनी रखनी चाहते हैं, जितना परसेंट एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। सपोज 10% एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, या फिर 20% है, तो कंपनी नॉर्म्स होते हैं, हम सॉरी तो ये बेसिक फ़र्क होता है जियो जोन में और लोकेशन में। ये भी ग्रुप ऑफ मल्टीपल लोकेशंस होता है, बट यहाँ हम डिफाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हाई है, कि क्या पे रेट होने वाला है यूज़र का, ठीक है। सपोज मेट्रो सिटी में कंपेयर टू अदर सिटी हमारी कंपनी 10% एक्स्ट्रा रखती है सैलरी किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। एक सेकंड ना, एक और विंडो ओपन करनी पड़ेगी, शायद उस दिन भी सेम हो, तो मैं ये वर्कफ्लो हटा ही दूंगा जिसका। अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको भी दिक्कत आएगी ना। किसी ने वर्कफ्लो क्रिएट किया था क्या? सॉरी, जियो जोन लास्ट क्लास में पढ़ाया था हमने। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो प्रॉक्सी करता हूँ उस यूज़र को जिसके पास वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ है। ये रियल टाइम में प्रॉक्सी नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसा अप्रूवल नहीं दे लेना ना प्रशांत? रियल टाइम में हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉक्सी राइट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हो और वन नहीं कर सकते। प्रॉक्सी राइट हर किसी को नहीं होते, प्रॉक्सी राइट होते हैं कुछ एडमिन को, आईटी टीम को, कुछ लोगों को ही होते हैं। या फिर प्रॉक्सी राइट डिफाइन किए जाते हैं। प्रॉक्सी एक पूरा चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे कि किस किस को, सपोज अली का प्रॉक्सी किस किस को देना है, ठीक है। ओके। प्रशांत के पास एक्सेस होगा कि वो अली का प्रॉक्सी कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं HRIT में हूँ, तो मेरे पास राइट्स है, मैं पूरी कंपनी में किसी को भी प्रॉक्सी कर सकता हूँ। तो राइट्स डिफाइन किए जाते हैं, ओके। ठीक है। सॉरी, हमने दो क्रिएट किए, जियोजोन एंड लोकेशन ग्रुप। उसके बाद लोकेशन क्रिएट करते हैं। व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा। लोकेशन फाउंडेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ फिजिकल वर्क साइट, ऑफिस, ब्रांच एंड फैक्ट्री, ठीक है। ऑफिस, ब्रांच और फैक्ट्री ये क्यों बोल रहा है? ये फिजिकल साइट है, मतलब सब सोचो कि कोई ऑफिस है नोएडा में, तो इट मीन्स नॉट कि ये नोएडा लोकेशन होगी। यहाँ देखो, वो हमारी कंपनी पे डिपेंड करता है कि नोएडा ऑफिस नाम से उस लोकेशन को क्रिएट करे, या फिर ऑफिस नाम से क्रिएट कर सकता है, ब्रांच नाम से क्रिएट कर सकता है, फैक्ट्री नाम से भी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फाउंडेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ फिजिकल वर्क साइट। ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल वर्क साइट को।
और इसका एसोसिएशन कहाँ रहता है, लीगल एंटिटी, लोकेशन ग्रुप, जियो जोन। लोकेशन ग्रुप जियो जोन से रहता है, ठीक है। कुछ कंपनियां होती हैं जो लोकेशन ग्रुप क्रिएट नहीं रखती हैं, जियो जोन भी क्रिएट करके नहीं रखते हैं, ठीक है। और लीगल एंटिटी तो सब जगह क्रिएट होती है। मैं आज ही की डेट से बना रहा हूँ एक लोकेशन, NOITA नोएडा 5, NOITA नोएडा। डिस्क्रिप्शन भी कुछ नहीं रख रहा हूँ। लोकेशन ग्रुप NORTH_ZONE, जो हमने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। टाइम जोन IST, अगर कहीं तुमको IST टाइम जोन ना दिखे ना, तो एशिया/कोलकाता या एशिया पैसिफिक ऐसा कुछ सर्च करना इंडिया के लिए। वीकली वर्किंग आवर्स, जिस लोकेशन पे ये जिस ऑफिस के लिए क्रिएट कर रहे हो उस लोकेशन पे आपका वीकली वर्किंग आवर्स कितना है, 40, 48, जितना भी हो वो आप यहाँ डिफाइन करोगे, ठीक है। हो सकता है कि कहीं आपका 6 दिन काम होता हो, कहीं 5 दिन काम होता हो, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम स्टैंडर्ड वीकली आवर्स डिफाइन कर सकते हैं एज पर द लोकेशन। सो यस। एक चीज बताइए, ये जो फाउंडेशन डेटा है, मतलब फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, राइट, तो इनका रियल टाइम सिनेरियोज में इनका एसोसिएशन होता है लीगल एंटिटी से, लाइक पे ग्रेड, कॉस्ट सेंटर, इन सब का? हाँ हाँ, रियल टाइम में बिल्कुल होता है। ये जो लोकेशन है हाँ, इसका किसी और के साथ हो ना हो, लीगल लीगल एंटिटी एंटिटी के साथ, हाँ। डेफिनेटली होगा। बाकी लेट्स से कि ये जियो ग्रुप है या एनी काइंड ऑफ लोकेशन ग्रुप है, तो हम्म, इनका भी एसोसिएशन होता है रियल टाइम में, या देखो फिर इट्स ये, ऑप्शनल? देखो वो ना कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्रिएट करना चाहते हैं लोकेशन हम्म ग्रुप, ठीक है। हम्म हम्म जैसे कि मैंने अपने कंपनी में नोटिस किया है, उनके बहुत सारे लोकेशन है, ठीक है। उनका हम्म तो हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और कस्बा जो बोलते हैं वो हर जगह ऑफिस है ना। हम्म पर उन्होंने लोकेशन ग्रुप मेंटेन नहीं किया हुआ है, ओके। इन ठीक है। जनरल एजुकेशन ग्रुप हमारा कॉस्ट और ग्रेड और इससे रिलेटेड सैलरी ब्रैकेट और इस टाइप से कुछ, आई मीन लोकेशन वाइज, लाइक नॉर्थ वेस्ट, इस टाइप का कुछ हाँ इन वैसे ही जनरल? होता है, हाँ ऐसे ही रहता है। ओके। लोकेशन ग्रुप इज जस्ट की ग्रुप ऑफ लोकेशन। अब ग्रुप ऑफ लोकेशन वो ऐसे क्रिएट करेगा सब, देखो। फॉर हॉलीडे के लिए, लीव के लिए, इस टाइप के लिए भी दैट इज रिक्वायर्ड? हाँ हो सकता है, ओके। क्योंकि एज पर द जैसे क्योंकि नॉर्थ में लीव मतलब करेक्ट, हॉलीडे कैलेंडर्स आर डिफरेंट, ईस्ट में डिफरेंट है, एंड इवन साउथ में तो काफी डिफरेंट है। इस टाइप में भी यूजर्स होते हैं इसके, करेक्ट, लोकेशन ग्रुप के? हाँ ठीक है। हाँ। सो द स्क्रीन शेयर्ड ऑलरेडी, ओके। सो ये ना कस्टम ऑब्जेक्ट है, सॉरी कस्टम फील्ड है, इस पे ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद एक जियो जोन आता है, हमने जियो जोन क्रिएट किया था, किस नाम से क्रिएट किया था याद है कुछ? मेट्रो METRO मेट्रो अंडरस्कोर CITY मेट्रो सिटी था। मेट्रो सिटी, ठीक है। अच्छा ये क्रिएट हो गया। उसके बाद एक बात मुझे बताना कि अगर मैं इसका नाम नोएडा की जगह एक लोकेशन, ये तो एक लोकेशन का नाम, मैं इस लोकेशन की जगह कुछ और नाम रखता हूँ, बोले आप म्यूट करोगे? हाँ, थैंक यू। सो अगर मैं इसकी जगह कोई और नाम रख लेता हूँ तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो ये कौन सी लोकेशन है? मैं किसी ऑफिस का नाम रख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, सपोज TCS कर देता हूँ या कुछ भी XYZ कर देता हूँ, तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि ये कौन सी लोकेशन है? नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। सो ये तो एक काइंड ऑफ एक ऑफिस ऑफिस की लोकेशन क्रिएट हो गई, पर वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, नेविगेशन क्या है उस लोकेशन की, अगर उस पर जाना हो तो वो कैसे डिफाइन होती है? तो उसके लिए हमारे पास होता है बिजनेस एड्रेस, ठीक है। बिजनेस एड्रेस क्या होता है? बिजनेस एड्रेस इज अ एग्जांपल ऑफ कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। कहाँ गया जब हमने पढ़े थे ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये रहे। बिजनेस एड्रेस क्या होता है? कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का एग्जांपल है।
बिजनेस एड्रेस, और वो क्यों होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको किसी लोकेशन को किसी लोकेशन का डेटा मेंटेन करना है तो ये फील्ड की जरूरत होगी आपको। कौन सी कंट्री, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप कोड, राइट। वहीं आप बात करो यूनाइटेड किंगडम, वहाँ कुछ अलग होगा। ठीक है, वहाँ आपको उतने फील्ड्स की जरूरत होगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ ये सब है। ठीक है, और अगर आप हम देखें इंडिया, INDIA, इंडिया, IND, ये गलत इंडिया बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया में ये चाहिए। अगर हमें इसमें फील्ड ऐड करने तो वो हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ XML। ठीक है, जैसे ये एड्रेस वन लिखा रहा है, एड्रेस पर आपको लेबल चेंज करने हैं इनका, स्ट्रीट, रोड, लेन, कुछ भी कर सकते हैं हम, फ्लैट नंबर एंड लोकेशन, नियर टू, ये सब होता है ना, वो मैं हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये सपोज आपका एक ऑफिस हो गया, जैसे कि आपका नोएडा ऑफिस हो गया है। ठीक है, तो नोएडा ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नोएडा ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया, और नोएडा, और SECT और सेक्टर 55 नियर METRO। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध, GAUTM गौतम, BUDDH बुद्ध, NAGL नगर। ठीक है, सिटी NOI नोएडा, पिन कोड कुछ सो एंड सो। ठीक है, रीजन, देखो ये जो रीजन का ड्रॉप डाउन है ना, ये क्रिएट किया हुआ है, कस्टमाइज्ड है, वरना इतना होता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, बेसिकली ये जो हमने क्रिएट किया है, ये जो क्रिएट किया है, ये एक लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, मतलब उसकी कंट्री और उसके एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन कर रहा है। इसका कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल की डेफिनेशन, द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, एक फाउंडेशन ऑब्जेक्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का दैट नीड टू बी लोकलाइज्ड बेस्ड ऑन कंट्री रीजन, जो कंट्री रीजन के बेसिस पे कॉर्पोरेट डेटा मॉडल की लोकेशन डिफाइन करे। वही तुमने किया है, राइट। एक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल होगा, वो लीगल एंटिटी हो सकती है, या लीगल एंटिटी मींस कंपनी हो सकती है, कंपनी कोई ब्रांच हो सकती है, उसको उसकी लोकेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, सो एग्जांपल इज बिजनेस एड्रेस। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा मॉडल क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटा मॉडल होता है वो डेटा मॉडल्स जो कंपनी स्ट्रक्चर डिफाइन करें, जैसे कि हो सकता है हमारा क्या, लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, लोकेशन ग्रुप, राइट। और व्हाट इज द कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल? इट इज बिजनेस एड्रेस। ओके, हम देन इसको सेव करते हैं। ठीक है, लोकेशन क्रिएट हो गया, पे रेंज, पे ग्रेड। ठीक है, पहले मैं पे ग्रेड क्रिएट करता हूँ, उसके बाद पे रेंज पे आएंगे। अभी आप ना जहाँ भी काम करते होंगे, आपका जो पे है वो किसी न किसी ग्रेड में तो आता होगा, मे बी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, एज पर द कंपनी नॉर्म्स। ठीक है, तो जो पे ग्रेड होता है सिंपल वही होता है कि ग्रेड ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर। अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं, क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन जॉब लेबल्स। ठीक है, पे ग्रेड 1 फॉर द जूनियर इंजीनियर, पे ग्रेड 2 फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पे ग्रेड 3 फॉर द सीनियर इंजीनियर, पे ग्रेड 4 फॉर द मैनेजर। राइट, अभी आपके सबके समझ आ गया होगा कि ये क्या है पे ग्रेड। ठीक है, ग्रेड डिफाइन करता है बेस्ड ऑन पोजीशन, क्या ग्रेड रहने वाली है फॉर
एवरी पोजीशन, ठीक है। तो मैं अभी ग्रेड क्रिएट करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। पे ग्रेड 2 अंडरस्कोर ये 2 कंपनी स्पेसिफिक रहेगा ना प्रशांत? पे ग्रेड। हाँ, अगर आप कंसल्टिंग कंपनी में जाओगे तो आपके पास ना हर एक कंपनी के लॉगिन होंगे, ठीक है, अलग अलग, और एक कंपनी स्पेसिफिक होगा। और अगर आप जाओगे किसी कंपनी एंड पे तो आपके पास एक ही कंपनी होगी। अच्छा, ये कौन देगा, ये सब डेटा कौन डिफाइन करेगा, क्या ग्रेड क्रिएट करनी, इज इट? नहीं मतलब ये तो क्लाइंट ही देंगे अपने को, और ये ग्रेड्स वगैरह तो कंपनी डिसाइड करके भेजेगी ना, जो भी क्लाइंट को अपन सपोर्ट करें। हाँ हाँ, तुम वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। पे ग्रेड लेवल, देखो ये कोड स्ट्रिंग, ये कस्टम फील्ड है, इस पे ध्यान मत देना। पे ग्रेड लेवल, ठीक है। अगर मैं पे ग्रेड लेवल में अगर ए डालता हूँ ना, तो देखो रेड हो गया, इट मीन्स कि ये गलत है। इनवैलिड पे ग्रेड लेवल, एक्सपेक्टेड अ नंबर, यहाँ पे सिर्फ आप नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, 2 ले लेते हैं। कॉपी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे ग्रेड 2 में से 2 में आता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ पे रेंज। ऑलराइट, व्हाट इज पे रेंज एज पर द नेम, क्या समझ में आ रहा है? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। पे रेंज, पे रेंज define minimum mid and max salary for a pay grade within a legal entity location। फिर से देखो, मिनिमम, मिड और मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे देखो मिनिमम, मैक्सिमम, मिड पॉइंट, किसी भी सैलरी के मिनिमम, मिड और मैक्सिमम डिफाइन करता है बेस्ड ऑन पे ग्रेड विद इन। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो आपने पे ग्रेड बनाया, सपोज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पे ग्रेड था, ठीक है। वो किस में आ रहा है, पे ग्रेड 2 में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। अब वो जो पे ग्रेड है ना, अगर आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया जाएगा, तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारी तो मैक्स ग्रेड इतनी है, मैक्स सैलरी उतनी है इस ग्रेड में। सपोज कि 10 लाख मैक्स मैक्स सैलरी है इस ग्रेड में, ठीक है। तो जो मैक्स है उसका एक मिनिमम पॉइंट भी होता है, मिड पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैक्स सैलरी हो गई 10 लाख, और मिड हो गया 7,50,000, 7-7.5 लाख, और मिनिमम हो गया 5 लाख, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है फॉर अ पे ग्रेड, एक पे रेंज डिफाइन करता है मैक्सिमम, मिड और मिनिमम पॉइंट फॉर अ पे ग्रेड विद इन अ लीगल एंटिटी। और आसान भाषा में, अगर आप जिस भी पोजीशन, आप सभी जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हो, उसमें आपको पता होगा कि आपका कोई टीममेट ज्यादा सैलरी ले रहा होगा, आप और कोई कम भी ले रहा होगा, आप ही के सेम पोजीशन पे, ठीक है। आपकी पे ग्रेड तो सेम है, सेम ग्रेड पे हो आप सभी, ठीक है। बट स्टिल आपका कोई होगा टीममेट जो ज्यादा सैलरी ले रहा है और कोई कम भी ले रहा होगा, और आप उसके बीच में हो। तो सेम ग्रेड की मिनिमम, मैक्सिमम और मिड पॉइंट डिसाइड करता है पे रेंज, ठीक है, विद इन अ लीगल एंटिटी, विद इन अ कंपनी और लोकेशन। राइट, अभी समझ आया? ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आ गया। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो मैं एक पे रेंज क्रिएट करता हूँ, किसकी, इसी की कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। करेंसी INR, okay, frequency, okay. Before creating pay range, let me create the frequency as well. Frequency is nothing, frequency is जैसा इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, ये डिफाइन करेगा कि जैसे आपको सैलरी मिल रही है मंथली बेसिस पे,
और कुछ बोनसेस मिलते होंगे क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ हाफ ईयरली बेसिस पे, कुछ ईयरली बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि दिवाली बोनस। तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है? जो मंथली मिल रहा है आफ्टर 30 डेज मिलता है, विद इन अ मंथ मिलता है, तो वो फ्रिक्वेंसी यहाँ क्रिएट की जाती है, MONTHLY, मंथली, मंथली। और मंथली क्या लिखूँ, उसको 5 कर लेता हूँ, ओके, कॉपी, ठीक है। और ये एनुलाइजेशन फैक्टर होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डालनी होगी। और न्यूमेरिक वैल्यू अगर ये मंथली क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं 30 ले सकता हूँ, न्यूमेरिक और डेसिमल दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिक नहीं लोगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं तो क्या आएगा। कॉपी एक्स, ठीक है, रेड हो गया बॉक्स, ऑलराइट। डेसिमल, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ नॉर्मल नंबर और डेसिमल दोनों ले सकते हो। अभी आपको समझ आ रहा है ये डेसिमल क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसका डेटा मॉडल कौन सा होगा, डेटा टाइप क्या होगा, डेसिमल होगा। जहां भी ये बैकएंड में क्रिएटेड है, इसका डेटा टाइप डेसिमल होगा, ठीक है। आपको इस डेटा पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना कि अच्छा इसमें डेसिमल ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डेटा टाइप डेसिमल है, इसलिए जहां ये बैकएंड में क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहीं थे ना, नहीं तो लीगल एंटिटी, फ्रीक्वेंसी, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिक सैलरी रहता है, BASIC सैलरी, क्योंकि ये ऐसे नहीं होते, बेसिक सैलरी टाइप ही होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी रख लो, ठीक है, चलेगा। नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जिससे अच्छे से समझ आए। ऑलराइट, तो मैक्स सैलरी कितनी होगी, मिनिमम कितनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। हमने देखा कि 5 लाख है मिनिमम, ठीक है। कॉपी, 5 लाख मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी रखने वाले हैं हम, मैक्सिमम रखने वाले हैं हम 10 लाख, अरे अभी मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे नंबरिंग बटन चलते नहीं है, तो मेरे लिए कॉपी करना ज़्यादा इजी रहता है। मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये एक पे रेंज क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, जिस जो मंथली पेड होगा, ठीक है। अब सैलरी मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, बट आप चेंज कर सकते हैं इसको। मंथली होगा तो ये शायद 50,000 हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा, ये 75,000 हो जाएगा, राइट। ऐसे हम ले सकते हैं, वरना फिर फ्रिक्वेंसी हम एनालाइज ले सकते हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट, पे रेशियो, ठीक है। पे रेशियो अभी नहीं, और पे ग्रेड जो हमने क्रिएट किया था, क्या था वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे ग्रेड है। एंड जियो जोन क्या है, METRO, मेट्रो अंडरस्कोर CITYCT, मेट्रो सिटी 5। और लीगल एंटिटी, आपके बैच में कौन सी लीगल एंटिटी बनाई थी, कैसी हो? हाँ, पहले बोर्ड बताए थे, फिर कैशियो। हाँ, वो हम कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से समझ लेना, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। पे रेंज में हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक सैलरी का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या होगा किसी भी एक पे ग्रेड का। ये जैसे पे ग्रेड है, ठीक है, इस ग्रेड में जितने भी लोग होंगे उनकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए सैलरी, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और मिड पॉइंट कितना होना चाहिए, ये डिफाइन किया है हमने बेस्ड ऑन लीगल एंटिटी जियो जोन, ठीक है।
उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाते हैं। अब हमारे पास बचता है पे कंपोनेंट और पे कंपोनेंट ग्रुप, और फ्रीक्वेंसी हमने क्रिएट कर लिया। पहले मैं क्रिएट करता हूँ पे कंपोनेंट। व्हाट इज पे कंपोनेंट? पे कंपोनेंट एनी एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन। देखो, पे कंपोनेंट में ना हमारे दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। बेसिक सैलरी इज अ रिकरिंग, जो हमें हर मंथ मिलेगी, पर दिवाली बोनस इज नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो एनी एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन का कोई भी एलिमेंट जो एक एम्प्लॉय को मिलता है, इट कुड बी बेसिक सैलरी, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस, ठीक है। मैं फिलहाल एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, बेसिक सैलरी। जब आपकी सैलरी मिलती है आपको, तो कभी सैलरी स्लिप देखना, आप देखी भी होगी कई बार, तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट ऐड रहते हैं, ठीक है, तब आपकी सैलरी कैलकुलेट होकर आपके हाथ में आती है। तो यही वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक सैलरी। डिस्क्रिप्शन कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं। पे कंपोनेंट टाइप अमाउंट, बेसिक सैलरी का अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो अमाउंट ही रखोगे, कितना अमाउंट पे कर रहे हो। अदर देन दिस आपके पास एक परसेंटेज का ऑप्शन होता है। परसेंटेज का क्यों होता है? हमारे जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो डिसाइड होते हैं कि बेसिक सैलरी का इतना परसेंट ये कंपोनेंट रहेगा, बेसिक सैलरी का उतना परसेंट वो कंपोनेंट रहेगा। सपोज आपका ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होगा, बेसिक सैलरी का सब 5%। अगर हम इंस्टेड ऑफ बेसिक सैलरी हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते तो हम परसेंटेज ले सकते हैं, ठीक है। इज अर्निंग, यस, करेंसी INR। अगर आप बोनस क्रिएट करोगे, दिवाली बोनस, दैट विल नॉट काउंट इन अर्निंग, राइट, वो बोनस है। पे कंपोनेंट वैल्यू, सैलरी कितनी है भाई साहब आपकी? सैलरी 25,000, ठीक है। एनीवन नो कि इंडिया में पर कैपिटल इनकम कितनी है? मंथली अमाउंट, मंथली 5 शायद क्रिएट किया था अभी, ठीक है। पर कैपिटल इनकम लेस देन 25,000 है। रिकरिंग, यस, ठीक है। टैक्स 25,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 100% टैक्स, 50% ग्रॉस अप टैक्स, नो टैक्स, ठीक है। कैन ओवरराइड में दो ऑप्शन होंगे, यस और नो। पर क्यों है ये दो ऑप्शन? ये दो ऑप्शन है इसलिए है कि सपोज आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, और परफॉर्मेंस बोनस फिक्स है कि 10,000 ही मिलेगा, और आपने परफॉर्मेंस बोनस के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये सब डिसाइड कर दिया, अमाउंट भी डिसाइड कर दिया, 10,000 हो गया, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 टाइम होगी, ठीक है। और रिकरिंग नो रहेगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। बोनस पे शायद टैक्स नहीं लगता है। पर आपकी कंपनी, आपके मैनेजर ने कहा कि मेरा जो मैनेजर ने, कंपनी ने डिसाइड किया कि जो हमारा ये एम्प्लॉय है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम इसको 10,000 से ज्यादा देंगे बोनस, ठीक है। तो वो ओवरराइड किया गया है ना, अगर 10 की जगह 12 देंगे तो ओवरराइड किया जा रहा है। तो कंपनी चाहती है कि ओवरराइड करना, सो हम ये फिक्स करेंगे किसी भी कंपोनेंट में कि इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, कि जो हमने लिमिट डिसाइड किया उससे ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम लेते हैं ओवरराइड में। सिंस ये बेसिक सैलरी का बना रहा हूं मैं, तो ये ओवरराइड नहीं होना चाहिए। सेल्फ सर्विस डिस्क्रिप्शन, आपको बेसिक सैलरी का आप आपके UI पे वो कैसे देखना चाहिए, खैर अभी सेल्फ सर्विस डिस्क्रिप्शन को जाने दो। डिस्प्ले ऑन सेल्फ सर्विस, ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, MAYC, ये आपको कंपोनेंट दिख रहा है, कंपोनेंट बेसिक सैलरी, ठीक है। तो ये पूरा ये एक कंपोनेंट है, फिर एक दूसरा कंपोनेंट, ये हमारा UI होता है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो डेटा मॉडल चल रहा है इसका XML पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम। तो ये पूछ रहा है कि सेल्फ डिस्प्ले ऑन सेल्फ सर्विस, मेक इट एज एन यस, यूज फॉर कॉम प्लानिंग, या इट ये यूज होना चाहिए कॉम प्लानिंग के लिए, ठीक है।
बोथ। बाकी क्लाइंट बताएगा कि आपको कहाँ यूज करना है इसको, ठीक है। और रिकरिंग पेमेंट एंड डिडक्शन, देयर विल बी नो डिडक्शन विद दिस अमाउंट, ठीक है। मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू कितने होने चाहिए, डिफॉल्ट या फिर होता है ना डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5, वो हम डिसाइड करेंगे। इनेबल एंड डेट पेमेंट, ठीक है, यस, एंड देन सेव, ठीक है। ऐसे हम और भी क्रिएट कर सकते हैं बेसिक। अभी हमने बेसिक सैलरी क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर सकते हैं, बोनस क्रिएट कर सकते हैं, दिवाली बोनस, ईद बोनस, बहुत सारे बोनस जो भी मिलते हैं व्हाटएवर, हम वो सारे यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करके बताओगे क्या, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो जो 25,000 जो आपने लिया था, दैट इज बेसिक कंपोनेंट, राइट, बेसिक सैलरी वाला कंपोनेंट। हाँ, मैंने जस्ट एक नंबर लिया वो। हाँ, वो एक बेसिक सैलरी है। आप जब अपना पे स्लिप देखोगे ना, तो उसमें एक बेसिक सैलरी अलग होती है, ग्रॉस सैलरी अलग होती है। तो मैंने बेसिक सैलरी लिया था। अब इसमें और भी कंपोनेंट ऐड होके एक कंपोनेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे, और वो हम एक कहाँ क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट ग्रुप में। और कंपोनेंट ग्रुप डिसाइड करता है कि कितना होगा, कितनी होगी टोटल सैलरी। जैसे मैं क्रिएट क्लिक करता हूँ कंपोनेंट ग्रुप पे, आपने क्या बोला, क्या क्रिएट करने के लिए, एक और कंपोनेंट, एक और कंपोनेंट जिस पे परसेंटेज वाइज यूज जैसे। ठीक है। पहले मैं एक कंपोनेंट ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं ना, क्योंकि 40 हो रखे हैं। पक्का क्रिएट करता हूँ, बस थोड़ा सा समय दो मुझे। एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ पहले, ठीक है। पे कंपोनेंट ग्रुप आईडी, क्या क्या ग्रॉस सैलरी, SALARY, सैलरी 5, SALARY, सैलरी डिस्क्रिप्शन, स्टेटस करेंसी INR, डिस्प्ले ऑन कॉम्प यूआई। देखो आपका जो कॉम्प यूआई है ना, वो ये है, यू वांट टू डिस्प्ले ऑन कॉम्प यूआई, यस, ठीक है। यूज फॉर कॉम्प रेशियो कैलकुलेशन, दिस इज कॉम्प रेशियो कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ यूज हो रहा है। और एक और है, ये वाला देखना है, रेंज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है, कैलकुलेशन के बाद रेंज का है, ठीक है। बाकी इनको अभी नो रखो, वरना सेव नहीं हो पाता है, ठीक है। और शॉर्ट ऑर्डर नहीं, डेसिमल, यू नो कि आपको डेसिमल कौन, जो भी, वैसे डिफ़ॉल्ट रखो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसको डिफ़ॉल्ट रखो। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट ऐड करने होंगे। कंपोनेंट BASIC अंडरस्कोर SALARY सैलरी 5, बेसिक सैलरी 5, और भी इसमें HRA, कोई HRA ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या, ठीक है, अभी हम 2 ही क्रिएट कर रहे हैं। बाकी इसमें अलाउंसेस ऐड करके सेव कर, मतलब सेव करोगे तो एक पे कंपोनेंट ग्रुप रेडी हो जाएगा। सो दिस इज पे कंपोनेंट ग्रुप। और पे कंपोनेंट ग्रुप की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। पे कंपोनेंट, अ कलेक्शन ऑफ पे कंपोनेंट, ठीक है। ये तो पे कंपोनेंट थे। पे कंपोनेंट ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ पे कंपोनेंट ग्रुप फॉर रिपोर्टिंग और कैलकुलेशन, ठीक है। सपोज टोटल सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस बोनस। ये आगे समझ में क्या होता है, सिंस ये आपके कंपनसेशन से रिलेटेड है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना। मे बी इनिशियल इंटरव्यूज में इनकी डेफिनेशन पूछी जाए, इनका कॉन्फ्लिक्ट पूछा जाए, बहुत ज़्यादा इनसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे से भी नहीं पूछा गया, बट स्टिल आपको कॉन्फ्लिक्ट सब सारे पता होने चाहिए। अब एक तो जैसा अली ने बोला, देखो ठीक है, यहाँ ये सारा कवर हो गया, बाकी रह गया आपका डायनेमिक रोल, वर्क फ्लो और इवेंट रीजन, ठीक है। एक चीज़ और जो मुझे बतानी है, जब हम इनके बैकएंड में जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैसे ये बैकएंड से इनके फील्ड डिसाइड होते हैं। IMPORT इम्पोर्ट, EXPORT एक्सपोर्ट, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। अली आपका ना एक दिन ये भी क्वेश्चन था कि ये क्या हम XML करेंगे, और क्या क्या XML में हमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक XML का थोड़े से टाइम में एक चीज़ दिखाता हूँ, मैनेज पे एंड जॉब स्ट्रक्चर।
ठीक है। यहाँ ना सारे कंपोनेंट देखना एक बारी, और उसके बाद मैंने क्या सर्च किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट किया और फाइल एक्सपोर्ट कर ली, डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, ये एक XML फाइल है, जैसा आप देख रहे हैं डॉट XML। XML को ओपन करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं, XML पैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है। मैं XML पैड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी है, बाकी XML नोटपैड प्लस प्लस में भी आप यूज़ कर सकते हो। कंपनी में हो सकता है कि जहाँ आप काम करने जाओ वहाँ XML पैड ना हो, तो ऐसे मत सोचना कि XML पैड नहीं है तो हम XML को एडिट कैसे करें। हो सकता है वो XML पैड की जगह नोटपैड प्लस प्लस पे करें, तो आप सीख जाओगे कि कैसे किसको यूज़ करना है। मैंने एक एप्लीकेशन अलग से ओपन की है और इस पे क्लिक किया, इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग नाम से फाइल सेव की थी, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। सक्सेस फैक्टर में EC में जो कोडिंग आएगी थोड़ी यहीं पे आएगी, ठीक है। जब यहाँ आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे व्यू होता है, व्यू, सोर्स व्यू, ग्रेड व्यू, टेबल व्यू, प्रीव्यू, ठीक है। मैं पहले टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है, ये कॉर्पोरेट डेटा मॉडल है। HRS एलिमेंट, क्लिक करके देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स। लोकेशन ग्रुप, जियो जोन, लोकेशन, पे रेंज, पे ग्रेड, पे कंपोनेंट ग्रुप, फ्रीक्वेंसी। आपको लग रहा है ये नाम कहीं पढ़े हैं आपने? ये सारे यही तो थे एलिमेंट, हाँ ये सारे एलिमेंट। तो जैसे हम मैनेज डेटा में जो भी चीज़ होती थी उनके बैकएंड का कहाँ होता था, यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता था, चेंज होता था, वैसे ही अगर यहाँ हमारे एलिमेंट्स हैं उनको उनका एडिट करना, लेबल चेंज करना, तो हम कहाँ करेंगे, वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लोकेशन ग्रुप, जियो जोन, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के सामने आपको क्या दिख रहा है, कॉलम लेबल का। इट मीन्स ये लोकेशन के लेबल है, ठीक है। लेबल आपको आगे भी दिखेंगे, बट अभी ये लेबल इसके आगे है, तो ये लोकेशन के लेबल है। मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा लोकेशन, और लोकेशन के लेबल ये है, ये तो डिफॉल्ट लेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में वो क्या दिखेगा हमको, तो यहाँ ऑलरेडी डेटा मेंटेन किया हुआ होता है। पर यहाँ पे ना आपको ध्यान देना होगा कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। ये तो डिफॉल्ट हो गई, अब ये शॉर्ट में लिखे हुए आप कैसे पहचानोगे, तो इंग्लिश डीबग, ENGB, ठीक है, ये इंग्लिश डीबग है, ठीक है। इंग्लिश वाली लैंग्वेज है जिसमें हमारा सर्च सिस्टम फिलहाल अभी लॉगिन है, ठीक है। और उसके बाद इसमें यहाँ कहीं हिंदी भी होगी, HIIN, ठीक है, हिंदी भी होगी, शायद ये कहीं उर्दू भी होगी, कहीं स्पेनिश, सारे लैंग्वेज होंगे यहाँ पे। CH आई बिलीव ये चाइनीज़ होगी, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज, हमको सबसे मतलब नहीं है, हाँ हो भी सकता है सबसे मतलब एज पर द टाइम। तो आप ये धीरे धीरे समझ जाओगे कौन सी लैंग्वेज किसके लिए, ये कौन कौन सी लैंग्वेज में हमें देखना है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि लोकेशन, लोकेशन कंपनी लोकेशन के नाम से अगर हम इस लोकेशन का लेबल चेंज करते हैं, COMPANY, कंपनी लोकेशन, ये हो गया डिफॉल्ट वाला चेंज। जब आप डिफॉल्ट वाले में चेंज करो ना, चेंज इंग्लिश वाले में भी करना, ठीक है। पता नहीं हमारा सिस्टम में अभी डिफॉल्ट लैंग्वेज एक्टिव है या फिर इंग्लिश वाली, ठीक है, इसलिए दोनों जगह चेंज करना। इसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ। सेव करने की जरूरत नहीं रहती क्या उसमें? नहीं, सेव करने की जरूरत होती है, बिल्कुल सेव करना है, यहाँ पे सेव करोगे, बिना सेव करे कुछ नहीं होगा। ये तो फाइल आपने ओपन किया ना एक दूसरे पोर्टल पे, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले एक्सपोर्ट किया था, अब इंपोर्ट करता हूँ मैं।
ठीक है। टाइम देखो 48, अभी कितना हो रहा है 48, यानी कि रिसेंटली अपडेटेड है। मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ इसको, क्योंकि सेम नाम से ही सेम होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आप टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। LOCATIM लोकेशन नेम CHANG। बाकी यहाँ कोई भी ए भी डालोगे ना, ये कभी भी लेगा, आप कोई भी कमेंट डाल सकते हो। कमेंट इसलिए डालो ताकि पता चले कि हमने क्या किया था। यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अगर हमने XML में गलत किया होगा तो यहाँ एरर आएगा, अगर सही किया होगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं रीलोड करता हूँ। और लोकेशन का नाम कंपनी लोकेशन हो गया, राइट। तो ये हम ऐसे चेंज करते हैं XML पे। अभी XML जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है। XML काफ़ी कुछ है, कैसे लेबल चेंज करोगे आप, कैसे फील्ड ऐड करोगे, कैसे इसमें पिक लिस्ट ऐड करोगे, ठीक है। इसमें रूल्स भी लगते हैं, बिजनेस रूल भी लगते हैं। तो बिजनेस रूल तो अभी हमने पढ़े नहीं है, वर्क फ्लो भी नहीं पढ़े, तो वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी कैसे, बाकी सब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ अभी की क्लास यहीं करते हैं। और अली आप कंपोनेंट क्रिएट करके देखना परसेंटेज वाला, अगर ना हो तो मैं कल की क्लास में थोड़ा पहले ज्वाइन कर लेना, है ना, वो जो 8 बजे से पहले का टाइम होता है तब ज्वाइन कर लेना, तब डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। ठीक है प्रशांत, एक और क्वेश्चन ये था प्रशांत, ये कॉर्पोरेट डेटा मॉडल मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकती है, XML से ही करना पड़ेगा? मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन अलग है, वो सक्सेशन डेटा मॉडल है। मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेशन डेटा मॉडल, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का पार्ट नहीं है वो। ओके, ऑलराइट।